क्या एक औरत की बेबाकी और मर्द की बेरुखी दोनों ही उसकी किस्मत को बदल सकते हैं? सादत हसन मंटो की इस कहानी में जानिए एक औरत की जिंदगी के उन अनकहे पहलुओं को जो समाज की बंदिशों के परे जाकर उसकी सच्चाई को उजागर करते हैं। इस दर्द भरी कहानी में प्यार, तकरार और तकलीफ का अनोखा संगम है। पूना में रेसों का मौसम शुरू होने वाला था कि पेशावर से अजीज ने लिखा कि मैं अपनी एक जान पहचान की औरत जानकी को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। उसको या तो पूना में या बंबई में किसी फिल्म कंपनी में मुलाजमत करा दो। तुम्हारी वाकफियत काफी है, उम्मीद है तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वक्त का तो इतना ज्यादा सवाल नहीं था, लेकिन मुसीबत यह थी कि मैंने ऐसा काम कभी किया ही नहीं था। फिल्म कंपनियों में अक्सर वही आदमी औरतें लेकर आते हैं जिन्हें उनकी कमाई खानी होती है। जाहिर है कि मैं बहुत घबराया, लेकिन फिर मैंने सोचा आजिज इतना पुराना दोस्त है, जाने किस यकीन के साथ भेजा है, उसको मायूस नहीं करना चाहिए। यह सोचकर भी एक गो न तस्कीन हुई कि औरत के लिए अगर वो जवान हो, हर फिल्म कंपनी के दरवाजे खुले हैं। इतनी तरद्दुद की बात ही क्या है, मेरी मदद के बगैर ही उसे किसी न किसी फिल्म कंपनी में जगह मिल जाएगी। खत मिलने के चौथे रोज वो पूना पहुंच गई। कितना लंबा सफर तय करके आई थी, पेशावर से बंबई और बंबई से पूना। प्लेटफॉर्म पर चूंकि उसको मुझे पहचानना था, इसलिए गाड़ी आने पर मैंने एक सिरे से डिब्बों के पास से गुजरना शुरू किया। मुझे ज्यादा दूर न चलना पड़ा, क्योंकि सेकंड क्लास के डिब्बे से एक मुतवस्सित कद की औरत जिसके हाथ में मेरी तस्वीर थी उतरी। मेरी तरफ वो पीठ करके खड़ी हो गई और एड़ियां ऊंची करके मुझे हुजूम में तलाश करने लगी। मैंने करीब जाकर कहा, जिसे आप ढूंढ रही हैं वो गालिबन मैं ही हूं। वो पलटी। ओह, आप। एक नजर मेरी तस्वीर की तरफ देखा और बड़े बेतकल्लुफ अंदाज में कहा, सादत साहब, सफर बहुत ही लंबा था। बंबई में फ्रंटियर मेल से उतरकर इस गाड़ी के इंतजार में जो वक्त काटना पड़ा, उसने तबीयत साफ कर दी। मैंने कहा, असबाब कहां है आपका? लाती हूं, यह कहकर वो डिब्बे के अंदर दाखिल हुई। 2 सूटकेस और एक बिस्तर निकाला। मैंने कुली बुलवाया। स्टेशन से बाहर निकलते हुए उसने मुझसे कहा, मैं होटल में ठहरूंगी। मैंने स्टेशन के सामने ही उसके लिए एक कमरे का बंदोबस्त कर दिया। उसे गुस्ल वुस्ल करके कपड़े तब्दील करने थे और आराम करना था, इसलिए मैंने उसे अपना एड्रेस दिया और ये कहकर कि सुबह 10 बजे मुझसे मिले, होटल से चल दिया। सुबह 10:30 बजे वो प्रभात नगर, जहां मैं एक दोस्त के यहां ठहरा हुआ था, आई। जगह तलाश करते हुए उसे देर हो गई थी। मेरा दोस्त इस छोटे से फ्लैट में, जो नया नया था, मौजूद नहीं था। मैं रात देर तक लिखने का काम करने के बाइस सुबह देर से जागा था, इसलिए 10:30 बजे नहा धोकर चाय पी रहा था कि वो अचानक अंदर दाखिल हुई। प्लेटफॉर्म पर और होटल में थकावट के बावजूद वो जानदार औरत थी, मगर जूं ही वो इस कमरे में, जहां मैं सिर्फ बनियान और पाजामा पहने चाय पी रहा था, दाखिल हुई तो उसकी तरफ देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही परेशान और खस्ताहाल औरत मुझसे मिलने आई है। जब मैंने उसे प्लेटफॉर्म पर देखा था तो वो जिंदगी से भरपूर थी, लेकिन जब प्रभात नगर के नंबर 11 फ्लैट में आई तो मुझे महसूस हुआ कि या तो इसने खैरात में अपना 10-15 औंस खून दे दिया है या इसका इस्कात हो गया है। जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं, घर में और कोई मौजूद नहीं था सिवाय एक बेवकूफ नौकर के। मेरे दोस्त का घर, जिसमें एक फिल्मी कहानी लिखने के लिए मैं ठहरा हुआ था, बिल्कुल सुनसान था और मजीद एक ऐसा नौकर था जिसकी मौजूदगी वीरानी में इजाफा करती थी। मैंने चाय की एक प्याली बनाकर जानकी को दी और कहा, होटल से तो आप नाश्ता करके आई होंगी, फिर भी शौक फरमाइए। उसने इस्तिराब से अपने होंठ काटते हुए चाय की प्याली उठाई और पीना शुरू की। उसकी दाहिनी टांग बड़े जोर से हिल रही थी। उसके होंठों की कपकपाहट से मुझे मालूम हुआ कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन हिचकिचाती है। मैंने सोचा शायद होटल में रात को किसी मुसाफिर ने उसे छेड़ा है। चुनांचे मैंने कहा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई होटल में? जी नहीं। मैं ये मुख्तसर जवाब सुनकर खामोश रहा।
चाय खत्म हुई तो मैंने सोचा अब कोई बात करनी चाहिए। चुनांचे मैंने पूछा, अजीज साहब कैसे हैं? उसने मेरे सवाल का जवाब न दिया। चाय की प्याली तिपाई पर रखकर उठ खड़ी हुई और लफ्जों को जल्दी जल्दी अदा करके कहा, मंटो साहब आप किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हैं? मैंने जवाब दिया, पूना में तो मैं किसी को नहीं जानता। ओह, मैंने पूछा, क्यों बीमार हैं आप? जी हां। वो कुर्सी पर बैठ गई। मैंने दरियाफ्त किया, क्या तकलीफ है? उसके तीखे होंठ जो मुस्कुराते वक्त सिकुड़ जाते थे या सुकेड़ लिए जाते थे, वाह हुए। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन कह न सकी और उठ खड़ी हुई। फिर मेरा सिगरेट का डिब्बा उठाया और एक सिगरेट सुलगाकर कहा, माफ कीजिएगा, मैं सिगरेट पिया करती हूं। मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो सिर्फ सिगरेट पिया ही नहीं करती, बल्कि फूंका करती थी। बिल्कुल मर्दों की तरह सिगरेट उंगलियों में दबाकर वो जोर जोर से कश लेती और एक दिन में तकरीबन 75 सिगरेटों का धुआं खींचती थी। मैंने कहा, आप बताती क्यों नहीं कि आपको तकलीफों क्या है? उसने कुंवारी लड़कियों की तरह झुंझलाकर अपना एक पांव फर्श पर मारा। हाय अल्लाह, मैं कैसे बताऊं आपको? यह कहकर वो मुस्कुराई। मुस्कुराते हुए तीखे होंठों की मेहराब में से मुझे उसके दांत नजर आए, जो गैर मामूली तौर पर साफ और चमकीले थे। वो बैठ गई और मेरी आंखों में अपनी डगमगाती आंखों को न डालने की कोशिश करते हुए उसने कहा, बात यह है कि 15-20 दिन ऊपर हो गए हैं और मुझे डर है कि। पहले तो मैं मतलब न समझा, लेकिन जब वो बोलते बोलते रुक गई तो मैं किसी कदर समझ गया। ऐसा अक्सर होता है। उसने जोर से कश लिया और मर्दों की तरह जोर से धुएं को बाहर निकालते हुए कहा, नहीं, यहां मुआमला कुछ और है। मुझे डर है कि कहीं कुछ ठहर न गया हो। मैंने कहा, ओह। उसने सिगरेट का आखिरी कश लेकर उसकी गर्दन चाय की तश्तरी में दबाई। अगर ऐसा हो गया है तो बड़ी मुसीबत होगी। एक दफा पेशावर में ऐसी ही गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अजीज साहब अपने एक हकीम दोस्त से ऐसी दवा लाए थे जिससे चंद दिन ही में सब साफ हो गया था। मैंने पूछा, आपको बच्चे पसंद नहीं? वो मुस्कुराई, पसंद है, लेकिन कौन पालता फिरे? मैंने कहा, आपको मालूम है इस तरह बच्चे जाए करना जुर्म है। वो एकदम संजीदा हो गई। फिर उसने हैरत भरे लहजे में कहा, मुझसे अजीज साहब ने भी यही कहा था, लेकिन सादत साहब, मैं पूछती हूं इसमें जुर्म की कौन सी बात है? अपनी ही तो चीज है। और इन कानून बनाने वालों को यह भी मालूम है कि बच्चा जाए कराते हुए तकलीफ कितनी होती है। बड़ा जुर्म है। मैं बेइख्तियार हंस पड़ा। अजीबो गरीब औरत हो तुम जानकी। जानकी ने भी हंसना शुरू कर दिया। अजीज साहब भी यही कहा करते हैं। हंसते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा मुशाहिदा है जो आदमी पुरखुलूस हो, हंसते हुए उसकी आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं। उसने अपना बैग खोलकर रुमाल निकाला और आंखें खुश्क करके भोले बच्चों के अंदाज में पूछा, सादत साहब बताइए, क्या मेरी बातें दिलचस्प होती हैं? मैंने कहा, बहुत। झूठ? इसका सबूत? उसने सिगरेट सुलगाना शुरू कर दिया। भाई शायद ऐसा हो। मैं तो इतना जानती हूं कि कुछ कुछ बेवकूफ हूं। ज्यादा खाती हूं, ज्यादा बोलती हूं, ज्यादा हंसती हूं। अब आप ही देखिए ना, ज्यादा खाने से मेरा पेट कितना बढ़ गया है। अजीज साहिब हमेशा कहते रहे जानकी कम खाया करो, पर मैंने उनकी एक न सुनी। सादत साहब बात यह है कि मैं कम खाऊं तो हर वक्त ऐसा लगता है कि मैं किसी से कोई बात कहना भूल गई हूं। उसने फिर हंसना शुरू किया। मैं भी उसके साथ शरीक हो गया। उसकी हंसी बिल्कुल अलग किस्म की थी। बीच बीच में घुंघरू से बजते थे। फिर वो इस्कलात-ए हमल के मुतल्लिक बातें करने ही वाली थी कि मेरा दोस्त, जिसके यहां मैं ठहरा हुआ था, आ गया। मैंने जानकी से उसका तारुफ कराया और बताया कि वो फिल्म लाइन में आने का शौक रखती है। मेरा दोस्त उसे स्टूडियो ले गया, क्योंकि उसको यकीन था कि वो डायरेक्टर, जिसके साथ वो बहैसियत असिस्टेंट के काम कर रहा था, अपने नए फिल्म में जानकी को एक खास रोल के लिए जरूर ले लेगा। पूना में जितने स्टूडियो थे, मैंने मुख्तलिफ जराए से जानकी के लिए कोशिश की। किसी ने उसका साउंड टेस्ट लिया, किसी ने कैमरा टेस्ट।
एक फिल्म कंपनी में उसको मुख्तलिफ किस्म के लिबास पहनाकर देखा गया, मगर नतीजा कुछ न निकला। एक तो जानकी वैसे ही दिन ऊपर हो जाने के बाइस परेशान थी। 4-5 रोज मुतवातिर जब उसे मुख्तलिफ फिल्म कंपनियों के उकता देने वाले माहौल में बेनतीजा गुजारने पड़े, तो वो और ज्यादा परेशान हो गई। बच्चा जाय करने के लिए वो हर रोज 20-20 ग्रेन कुनैन खाती थी। इससे भी उसकी तबीयत पर गिरानी सी रहती थी। अजीज साहब के दिन पेशावर में उसके बगैर कैसे गुजरते हैं, इसके मुतल्लिक भी उसको हर वक्त फिक्र रहती थी। पूना पहुंचते ही उसने एक तार भेजा था। इसके बाद वो बिला नागा हर रोज एक खत लिख रही थी। हर खत में ये ताकीद होती थी कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और दवा बाकायदगी के साथ पीते रहे। अजीज साहब को क्या बीमारी थी, इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन जानकी से मुझे इतना मालूम हुआ कि अजीज साहब को चूंकि उससे मोहब्बत है, इसलिए वो फौरन उसका कहना मान लेते हैं। घर में कई बार बीवी से उसका झगड़ा हुआ कि वो दवा नहीं पीते, लेकिन जानकी से इस मुआमले में उन्होंने कभी छू भी न की। शुरू शुरू में मेरा ख्याल था कि जानकी अजीज के मुतालिक जो इतनी फिक्रमंद रहती है, महज बकवास है, बनावट है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसकी बेतकल्लुफ बातों से महसूस किया कि उसे हकीकतन अजीज का ख्याल है। उसका जब खत आया, जानकी पढ़कर जरूर रोई। फिल्म कंपनियों के तवाफ का कोई नतीजा ना निकला, लेकिन एक रोज जानकी को यह मालूम करके बहुत खुशी हुई कि उसका अंदेशा गलत था। दिन वाकई ऊपर हो गए थे, लेकिन वो बात जिसका उसे खटका था नहीं थी। जानकी को पूना आए 20 रोज हो चले थे। अजीज को वो खत पर खत लिख रही थी। उसकी तरफ से भी लंबे लंबे मोहब्बत नामे आते थे। एक खत में अजीज ने मुझसे कहा था कि पूना में अगर जानकी के लिए कुछ नहीं होता तो मैं बंबई में कोशिश करूं, क्योंकि वहां बेशुमार स्टूडियो है। बात माकूल थी, लेकिन मैं सिनेरियो लिखने में मसरूफ था, इसलिए जानकी के साथ बंबई जाना मुश्किल था। लेकिन मैंने पूना से अपने दोस्त सईद को, जो एक फिल्म में हीरो का पार्ट अदा कर रहा था, टेलीफोन किया। इत्तेफाक से वो उस वक्त स्टूडियो में मौजूद न था। ऑफिस में नारायण खड़ा था। उसे जब मालूम हुआ कि मैं पूना से बोल रहा हूं, तो टेलीफोन ले लिया और जोर से चिल्लाया, हेलो मंटो, नारायण स्पीकिंग फ्रॉम दिस एंड। कहो, बात क्या है? सईद इस वक्त स्टूडियो में नहीं है, घर में बैठा रजिया से आखिरी हिसाब किताब कर रहा है। मैंने पूछा, क्या मतलब? नारायण ने उधर से जवाब दिया, खटपट हो गई है। असल में रजिया ने एक और आदमी से टांका मिला लिया है। मैंने कहा, लेकिन यह हिसाब किताब कैसा हो रहा है? नारायण बोला, बड़ा कमीना है यार सईद। उसे कपड़े ले रहे हैं जो उसने खरीद कर दिए थे। खैर, छोड़ो इस बात को, बताओ बात क्या है? बात यह है कि पेशावर से मेरे एक अजीज ने एक औरत यहां भेजी है, जिसे फिल्मों में काम करने का शौक है। जानकी मेरे पास ही खड़ी थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने मुनासिब और मौजू लफ्जों में अपना मुद्दा बयान नहीं किया। मैं तसीह करने ही वाला था कि नारायण की बुलंद आवाज कानों के अंदर घुसी, औरत, पेशावर की औरत, खो, भेजो उसको जल्दी। खो हम भी कसूर का पठान है। मैंने कहा, बकवास न करो नारायण, सुनो, कल दक्कन क्वीन से मैं उन्हें बंबई भेज रहा हूं। सईद या तुम कोई भी उसे स्टेशन पर लेने के लिए आ जाना। कल दक्कन क्वीन से, याद रहे। नारायण की आवाज आई, पर हम उसे पहचानेंगे कैसे? मैंने जवाब दिया, वो खुद तुम्हें पहचान लेगी, लेकिन देखो कोशिश करके उसे किसी न किसी जगह जरूर रखवा देना। 3 मिनट गुजर गए। मैंने टेलीफोन बंद किया और जानकी से कहा, कल दक्कन क्वीन से तुम बंबई चली जाना। सईद और नारायण दोनों की तस्वीरें दिखाता हूं। लंबे तड़ंगे खूबसूरत जवान हैं, तुम्हें पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने एल्बम में जानकी को सईद और नारायण के मुख्तलिफ फोटो दिखाए। देर तक वो उन्हें देखती रही। मैंने नोट किया कि सईद का फोटो उसने ज्यादा गौर से देखा। एल्बम एक तरफ रखकर मेरी आंखों में आंखें न डालने की डगमगाती कोशिश करते हुए उसने मुझसे पूछा, दोनों कैसे आदमी हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि दोनों कैसे आदमी हैं। मैंने सुना है कि फिल्मों में अक्सर आदमी बुरे होते हैं। उसके लहजे में एक टोह लेने वाली संजीदगी थी। मैंने कहा, यह तो दुरुस्त है,
लेकिन फिल्मों में नेक आदमियों की जरूरत ही कहां होती है। क्यों? दुनिया में दो किस्म के इंसान हैं। एक किस्म उन इंसानों की है जो अपने जख्मों से दर्द का अंदाजा करते हैं। दूसरी किस्म उनकी है जो दूसरों के जख्म देखकर दर्द का अंदाजा करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, कौन सी किस्म के इंसान जख्म के दर्द और उसकी तह की जलन को सही तौर पर महसूस करते हैं? उसने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, वो जिनके जख्म लगे होते हैं। मैंने कहा, बिल्कुल दुरुस्त। फिल्मों में असल की अच्छी नकल वही उतार सकता है जिसे असल की वाकफियत हो। नाकाम मोहब्बत में दिल कैसे टूटता है, ये नाकाम मोहब्बत ही अच्छी तरह बता सकता है। वो औरत जो 5 वक्त जानमाज बिछाकर नमाज पढ़ती है और इश्क और मोहब्बत को स्वर के बराबर समझती है, कैमरे के सामने किसी मर्द के साथ इजहार ए मोहब्बत क्या खाक करेगी? उसने फिर सोचा, इसका मतलब यह हुआ कि फिल्म लाइन में दाखिल होने से पहले औरत को सब चीजें जाननी चाहिए। मैंने कहा, यह जरूरी नहीं, फिल्म लाइन में आकर भी वो चीजें जान सकती है। उसने मेरी बात पर गौर न किया और जो पहला सवाल किया था फिर इसे दोहराया, सईद साहब और नारायण साहब कैसे आदमी हैं? तुम तफसील से पूछना चाहती हो? तफसील से आपका क्या मतलब? यह कि दोनों में से आपके लिए कौन बेहतर रहेगा? जानकी को मेरी ये बात नागवार गुजरी। कैसी बातें करते हैं आप? जैसी तुम चाहती हो। हटाइए भी, ये कह वो मुस्कुराई। मैं अब आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जब पूछोगी तो मैं नारायण की सिफारिश करूंगा। क्यों? इसलिए कि वो सईद के मुकाबले में बेहतर इंसान है। मेरा अब भी यही ख्याल है। सईद शायर है, एक बहुत बेरहम किस्म का शायर। मुर्गही पकड़ेगा तो जब्बा करने की बजाय उसकी गर्दन मरोड़ देगा, गर्दन मरोड़कर उसके पर नोचेगा, पर नोचने के बाद उसकी यखनी निकालेगा। यखनी पीकर और हड्डियां चबाकर वो बड़े आराम और सुकून से एक कोने में बैठकर उस मुर्गही की मौत पर एक नज्म लिखेगा जो उसके आंसुओं में भीगी होगी। शराब पिएगा तो कभी बहकेगा नहीं। मुझे इससे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि शराब का मतलब ही फौत हो जाता है। सुबह बहुत आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर पर से उठेगा, नौकर चाय की प्याली बनाकर लाएगा। अगर रात की बची हुई रम सिरहाने पड़ी है तो उसे चाय में उंडेल लेगा और उस मिक्सचर को एक एक घूंट करके ऐसे पिएगा जैसे उसमें जैके की कोई हिस्स ही नहीं। बदन पर कोई फोड़ा निकला है, खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गया है, मगर मजाल है जो वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो। पीप निकल रही है, गल सड़ गया है, नासूर बनने का खतरा है, लेकिन सईद कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। आप उससे कुछ कहेंगे तो ये जवाब मिलेगा, अक्सर औकात बीमारियां इंसान की जुज़-ए बदन हो जाती हैं। जब मुझे ये जख्म तकलीफ नहीं देता तो इलाज की क्या जरूरत है? और ये कहते हुए वो जख्म की तरफ इस तरह देखेगा जैसे कोई अच्छा शेर नजर आ गया है। एक्टिंग वो सारी उम्र नहीं कर सकेगा, इसीलिए कि वो लतीफा जज्बात से करीब करीब आ रही है। मैंने उसे एक फिल्म में देखा जो हीरोइन के गानों के बाइस बहुत मकबूल हुआ था। एक जगह उसने अपनी महबूबा का हाथ अपने हाथ में लेकर मोहब्बत का इजहार करना था। खुदा की कसम उसने हीरोइन का हाथ कुछ इस तरह अपने हाथ में लिया जैसे कुत्ते का पंजा पकड़ा जाता है। मैं उससे कई बार कह चुका हूं, एक्टर बनने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, अच्छे शायर हो, घर बैठो और नज़में लिखा करो। मगर उसके दिमाग पर अभी तक एक्टिंग की धुन सवार है। नारायण मुझे बहुत पसंद है। स्टूडियो की जिंदगी के जो उसूल उसने अपने लिए वजह कर रखे हैं मुझे अच्छे लगते हैं। एक, एक्टर जब तक एक्टर है उसे शादी नहीं करनी चाहिए। शादी कर ले तो फौरन फिल्म को तलाक देकर दूध दही की दुकान खोल ले। अगर मशहूर एक्टर रहा तो काफी आमदनी हो जाया करेगी। दो, कोई एक्ट्रेस तुम्हें भैया या भाई साहब कहे तो फौरन उसके कान में कहो, आपकी अंगिया का साइज क्या है? तीन, किसी एक्ट्रेस पर अगर तुम्हारी तबीयत आ गई है तो तमीदें बांधने में वक्त जाय ना करो। उसे तखलिए में मिलो और कहो कि मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, इसका यकीन ना आए तो पूरी जीभ बाहर निकाल कर दिखा दो। चार, अगर कोई एक्ट्रेस तुम्हारे हिस्से में आ जाए
तो उसकी आमदनी में से एक पैसा भी ना लो। एक्ट्रेसों के शौहरों और भाइयों के लिए यह पैसा हलाल है। 5. इस बात का ख्याल रखना कि एक्ट्रेस के वतन से तुम्हारी कोई औलाद ना हो। स्वराज मिलने के बाद अलबत्ता तुम इस किस्म की औलाद पैदा कर सकते हो। 6. याद रखो कि एक्टर की भी आखिरत होती है। उसे रेजर और कंघी से संवारने के बजाय कभी कभी गैर मुहज्जब तरीके से भी संवारने की कोशिश किया करो, मिसाल के तौर पर कोई नेक काम करके। 7. स्टूडियो में सबसे ज्यादा एहतिराम पठान चौकीदार का करो। सुबह स्टूडियो में आते वक्त उसे सलाम करने से तुम्हें फायदा होगा, यहां नहीं तो दूसरी दुनिया में, जहां फिल्म कंपनियां नहीं होंगी। 8. शराब और एक्ट्रेस की आदत हरगिज न डालो। बहुत मुमकिन है किसी रोज कांग्रेस गवर्नमेंट लहर में आकर ये दोनों चीजें ममनुआ करार दे। 9. सौदागर। मुसलमान सौदागर हो सकता है, लेकिन एक्टर हिंदू एक्टर या मुस्लिम एक्टर नहीं हो सकता। 10. झूठ ना बोलो। ये सब बातें नारायण के 10 अहकाम के उन्वान तले उसने अपनी एक नोटबुक में लिख रखी हैं, जिनसे उसके कैरेक्टर का बखूबी अंदाजा हो सकता है। लोग कहते हैं कि वो इन सब पर अमल नहीं करता, मगर ये हकीकत नहीं। सईद और नारायण के मुतालिक जो मेरे ख्यालात थे, मैंने जानकी के पूछे बगैर इशारतन बता दिए, और आखिर में उससे साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर तुम इस लाइन में आ गई तो किसी न किसी मर्द का सहारा तुम्हें लेना पड़ेगा। नारायण के मुतालिक मेरा ख्याल है कि अच्छा दोस्त साबित होगा। मेरा मशवरा उसने सुन लिया और बंबई चली गई। दूसरे रोज खुश खुश वापस आई, क्योंकि नारायण ने अपने स्टूडियो में 1 साल के लिए 500 रुपये माहवार पर उसे मुलाजिम करा दिया था। ये मुलाजमत उसे कैसे मिली? देर तक उसके मुतल्लिक बातें हुई। जब और कुछ सुनने को न रहा तो मैंने उससे पूछा, सईद और नारायण दोनों से तुम्हारी मुलाकात हुई, इनमें से किसने तुमको ज्यादा पसंद किया? जानकी के होठों पर हल्की मुस्कुराहट पैदा हुई। लग्जिश भरी निगाहों से मुझे देखते हुए उसने कहा, सईद साहब। यह कहकर वह एकदम संजीदा हो गई। सादत साहब, आपने क्यों इतने पुल बांधे थे? नारायण की तारीफों के? मैंने पूछा, क्यों? बड़ा ही वाहियात आदमी है। शाम को बाहर कुर्सियां बिछाकर सईद साहब और वो शराब पीने के लिए बैठे तो बातों बातों में मैंने नारायण भैया कहा। अपना मुंह मेरे कान के पास लाकर पूछा, तुम्हारी अंगिया का साइज क्या है? भगवान जानता है, मेरे तन बदन में तो आग ही लग गई। कैसा लच्छर आदमी है। जानकी के माथे पर पसीना आ गया। मैं जोर जोर से हंसने लगा। उसने तेजी से कहा, आप क्यों हंस रहे हैं? उसकी बेवकूफी पर यह कहकर मैंने हंसना बंद कर दिया। थोड़ी देर नारायण को बुरा भला कहने के बाद जानकी ने अजीज के मुतल्लिक फिक्रमंद लहजे में बातें शुरू कर दी। कई दिनों से उसका खत नहीं आया था, इसलिए तरह तरह के ख्याल उसे सता रहे थे। कहीं उन्हें फिर जुकाम न हो गया हो, अंधाधुंध साइकिल चलाते हैं, कहीं हादसा ही न हो गया हो, पूना ही न आ रहे हों, क्योंकि जानकी को रुखसत करते वक्त उन्होंने कहा था, एक रोज में चुपचाप तुम्हारे पास चला आऊंगा। बातें करने के बाद उसका तरद्दुद कम हुआ तो उसने अजीज की तारीफें शुरू कर दी। घर में बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। हर रोज सुबह उनको वर्जिश कराते हैं और नहला धुलाकर स्कूल छोड़ने जाते हैं। बीवी बिल्कुल फूहड़ है, इसलिए रिश्तेदारों से सारा रख रखाव खुद उन्हीं को करना पड़ता है। एक दफा जानकी को टाइफाइड हो गया था तो 20 दिन तक मुतवातिर नर्सों की तरह उसकी तीमारदारी करते रहे, वगैरह वगैरह। दूसरे रोज मुनासिब और मौजू अल्फाज में मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद वो बंबई चली गई, जहां उसके लिए एक नई और चमकीली दुनिया के दरवाजे खुल गए थे। पूना में मुझे तकरीबन 2 महीने कहानी का मंजरनामा तैयार करने में लगे। हक़ के खिदमत वसूल करके मैंने बंबई का रुख किया, जहां मुझे एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था। मैं सुबह 5 बजे के करीब अंधेरी पहुंचा, जहां एक मामूली बंगले में सईद और नारायण दोनों इकट्ठे रहते थे। बरामदे में दाखिल हुआ तो दरवाजा बंद पाया। मैंने सोचा सो रहे होंगे, तकलीफ नहीं देना चाहिए। पिछली तरफ एक दरवाजा है जो नौकरों के लिए अक्सर खुला रहता है। मैं उसमें से अंदर दाखिल हुआ। बावर्ची खाना और साथ वाला कमरा
जिसमें खाना खाया जाता है, हस्बे मामूल बेहद गलीज थे। सामने वाला कमरा मेहमानों के लिए मखसूस था। मैंने उसका दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कमरे में 2 पलंग थे। एक पर सईद और उसके साथ कोई और लिहाफ ओढ़े सो रहा था। मुझे सख्त नींद आ रही थी। दूसरे पलंग पर मैं कपड़े उतारे बगैर लेट गया। पायंती पर कंबल पड़ा था, ये मैंने टांगों पर डाल लिया। सोने का इरादा ही कर रहा था कि सईद के पीछे से एक चूड़ियों वाला हाथ निकला और पलंग के पास रखी हुई कुर्सी की तरफ बढ़ने लगा। कुर्सी पर लट्ठे की सफेद शलवार लटक रही थी। मैं उठकर बैठ गया। सईद के साथ जानकी लेटी थी। मैंने कुर्सी पर से शलवार उठाई और उसकी तरफ फेंक दी। नारायण के कमरे में जाकर मैंने उसे जगाया। रात के 2 बजे उसकी शूटिंग खत्म हुई थी। मुझे अफसोस हुआ कि ख्वाह मख्वाह उस गरीब को जगाया, लेकिन वो मुझसे बातें करना चाहता था, किसी खास मौजू पर नहीं। मुझे अचानक देखकर बकौल उसके वो कुछ बेहुदा बकवास करना चाहता था। चुनांचे सुबह 9 बजे तक हम बेहुदा बकवास में मशगूल रहे, जिसमें बार बार जानकी का भी जिक्र आया। जब मैंने अंगिया वाली बात छेड़ी तो नारायण बहुत हंसा। हंसते हंसते उसने कहा, सबसे मजेदार बात तो यह है कि जब मैंने उसके कान के साथ मुंह लगाकर पूछा, तुम्हारी अंगिया का साइज क्या है, तो उसने बता दिया, कहा 24। इसके बाद अचानक उसे मेरे सवाल की बेहूदगी का एहसास हुआ। मुझे कोसना शुरू कर दिया। बिल्कुल बच्ची है। जब कभी मुझसे मुठभेड़ होती है तो सीने पर दुपट्टा रख लेती है, लेकिन मंटो बड़ी वफादार औरत है। मैंने पूछा, ये तुमने कैसे जाना? नारायण मुस्कुराया, औरत जो एक बिल्कुल अजनबी आदमी को अपनी अंगिया का सही साइज बता दे, धोखेबाज हरगिज नहीं हो सकती। अजीबोगरीब मंतिक थी, लेकिन नारायण ने मुझे बड़ी संजीदगी से यकीन दिलाया कि जानकी बड़ी पुरखुलूस औरत है। उसने कहा, मंटो, तुम्हें मालूम नहीं सईद की कितनी खिदमत कर रही है। ऐसे इंसान की खबरगिरी जो परले दर्जे का बेपरवाह हो, आसान काम नहीं। लेकिन ये मैं जानता हूं कि जानकी इस मुश्किल को बड़ी आसानी से निभा रही है। औरत होने के साथ साथ वो एक पुरखुलूस और ईमानदार आया भी है। सुबह उठकर इस खरजात को जगाने में आध घंटा सर्व करती है। उसके दांत साफ कराती है, कपड़े पहनाती है, नाश्ता कराती है, और रात को जब वो रम पीकर बिस्तर पर लेटता है तो सब दरवाजे बंद करके उसके साथ लेट जाती है। और जब स्टूडियो में किसी से मिलती है तो सिर्फ सईद की बातें करती है। सईद साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। सईद साहब बहुत अच्छा गाते हैं। सईद साहब का वजन बढ़ गया है। सईद साहब का पुल ओवर तैयार हो गया है। सईद साहब के लिए पेशावर से पोटोहारी सैंडल मंगवाई है। सईद साहब के सर में हल्का हल्का दर्द है, स्प्रो लेने जा रही हूं। सईद साहब ने आज मुझ पर एक शेर कहा, और जब मुझसे मुठभेड़ होती है तो अंगिया वाली बात याद करके त्योरी चढ़ा लेती है। मैं तकरीबन 10 दिन सईद और नारायण का मेहमान रहा। इस दौरान में सईद ने जानकी के मुतल्लिक मुझसे कोई बात नहीं की, शायद इसलिए कि उनका मुआमला काफी पुराना हो चुका था। जानकी से अलबत्ता काफी बातें हुई। वो सईद से बहुत खुश थी, लेकिन उसे उसकी बेपरवाह तबीयत का बहुत गिला था। सादत साहब अपनी सेहत का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखते, बहुत बेपरवाह हैं। हर वक्त सोचना, जो हुआ इसलिए किसी बात का ख्याल ही नहीं रहता। आप हंसने लगे, लेकिन मुझे हर रोज उनसे पूछना पड़ता है कि आप संडास गए थे या नहीं। नारायण ने मुझसे जो कुछ कहा था ठीक निकला। जानकी हर वक्त सईद की खबरगिरी में मुनहमिक रहती थी। मैं 10 दिन अंधेरी के बंगले में रहा। उन 10 दिनों में जानकी की बेलौस खिदमत ने मुझे बहुत मुतस्सिर किया, लेकिन यह ख्याल बार बार आता रहा कि अजीज को क्या हुआ। जानकी को उसका भी तो बहुत ख्याल रहता है। क्या सईद को पाकर वह उसको भूल चुकी थी? मैंने इस सवाल का जवाब जानकी ही से पूछ लिया होता अगर मैं कुछ दिन और वहां ठहरता। जिस कंपनी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, उसके मालिक से मेरी किसी बात पर शक हो गई और मैं दिमागी तकद्दुर दूर करने के लिए पूना चला गया। 2 ही दिन गुजरे होंगे कि बंबई से अजीज का तार आया कि मैं आ रहा हूं। 5-6 घंटे के बाद वो मेरे पास था और दूसरे रोज सुबह सवेरे जानकी मेरे कमरे पर दस्तक दे रही थी।
अजीज और जानकी जब एक दूसरे से मिले तो उन्होंने देर से बिछड़े हुए आशिक माशूक की सरगर्मी जाहिर न की। मेरे और अजीज के ताल्लुकात शुरू से बहुत संजीदा और मतीन रहे हैं। शायद इसी वजह से वो दोनों मुतदिल रहे। अजीज का ख्याल था होटल में उठ जाए, लेकिन मेरा दोस्त जिसके यहां मैं ठहरा था आउटडोर शूटिंग के लिए कोल्हापुर गया था। इसलिए मैंने अजीज और जानकी को अपने पास ही रखा। 3 कमरे थे। एक में जानकी सो सकती थी, दूसरे में अजीज। यूं तो मुझे उन दोनों को एक ही कमरा देना चाहिए था, लेकिन अजीज से मेरी इतनी बेतकल्लुफी नहीं थी। इसके अलावा उसने जानकी से अपने ताल्लुक को मुझ पर जाहिर भी नहीं किया था। रात को दोनों सिनेमा देखने चले गए। मैं साथ न गया, इसलिए कि मैं फिल्म के लिए एक नई कहानी शुरू करना चाहता था। 2 बजे तक मैं जागता रहा। इसके बाद सो गया। एक चाबी मैंने अजीज को दे दी थी, इसलिए मुझे उनकी तरफ से इत्मीनान था। रात को मैं चाहे बहुत देर तक काम करूं, 3:30 और 4 बजे के दरमियान एक दफा जरूर जागता हूं और उठकर पानी पीता हूं। हस्बे आदत उस रात को भी मैं पानी पीने के लिए उठा। इत्तफाका से जो कमरा मेरा था, यानी जिसमें मैंने अपना बिस्तर जमाया हुआ था, अजीज के पास था और उसमें मेरी सुराही पड़ी थी। अगर मुझे शिद्दत की प्यास न लगी होती तो अजीज को तकलीफ न देता, लेकिन ज्यादा विस्की पीने के बायस मेरा हल्का बिल्कुल खुश्क हो रहा था, इसलिए मुझे दस्तक देनी पड़ी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। जानकी ने आंखें मलते मलते दरवाजा खोला और कहा, सईद साहब। और जब मुझे देखा तो एक हल्की सी ओह उसके मुंह से निकल गई। अंदर के पलंग पर अजीज सो रहा था। मैं बेइख्तियार मुस्कुराया। जानकी भी मुस्कुराई और उसके तीखे होंठ एक कोने की तरफ सिकुड़ गए। मैंने पानी की सुराही ली और चला आया। सुबह उठा तो कमरे में धुआं जमा था। बावर्ची खाने में जाकर देखा तो जानकी कागज जला जलाकर अजीज के गुस्ल के लिए पानी गर्म कर रही थी। आंखों से पानी बह रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराई और अंगीठी में फूंके मारते हुए कहने लगी, अजीज साहब ठंडे पानी से नहाए तो उन्हें जुकाम हो जाता है। मैं नहीं थी पेशावर में तो 1 महीना बीमार रहे, और रहते भी क्यों नहीं जब दवा पीनी ही छोड़ दी थी। आपने देखा नहीं कितने दुबले हो गए हैं। और अजीज नहा धोकर जब किसी काम की गरज से बाहर गया तो जानकी ने मुझसे सईद के नाम तार लिखने के लिए कहा। मुझे कल यहां पहुंचते ही उन्हें तार भेजना चाहिए था। कितनी गलती हुई मुझसे उन्हें बहुत तशवीश हो रही होगी। उसने मुझसे तार का मजमून बनवाया, जिसमें अपनी बखैरियत पहुंचने की इत्तिला तो थी, लेकिन सईद की खैरियत दरियाफ्त करने का इज़्तिराब ज्यादा था। इंजेक्शन लगवाने की ताकीद भी थी। 4 रोज गुजर गए। सईद को जानकी ने 5 तार रवाना किए, पर उसकी तरफ से कोई जवाब न आया। बंबई जाने का इरादा कर रही थी कि अचानक शाम को अजीज की तबीयत खराब हो गई। मुझसे सईद के नाम एक और तार लिखवाकर वो सारी रात अजीज की तीमारदारी में मसरूफ रही। मामूली बुखार था, लेकिन जानकी को बेहद तशवीश थी। मेरा ख्याल है इस तशवीश में सईद की खामोशी का पैदा करदा वो इज़्तिराब भी शामिल था। वो मुझसे इस दौरान में कई बार कह चुकी थी, सादत साहिब, मेरा ख्याल है सईद साहिब जरूर बीमार हैं, वरना वो मुझे मेरे तारों और खुतूत का जवाब जरूर लिखते। 5वें रोज शाम को अजीज की मौजूदगी में सईद का तार आया, जिसमें लिखा था, मैं बहुत बीमार हूं, फौरन चली आओ। तार आने से पहले जानकी मेरी किसी बात पर बेतहाशा हंस रही थी, लेकिन जब उसने सईद की बीमारी की खबर सुनी तो एकदम खामोश हो गई। अजीज को यह खामोशी बहुत नागवार मालूम हुई, क्योंकि जब उसने जानकी को मुखातिब किया तो उसके लहजे में तेजी थी। मैं उठकर चला गया। शाम को जब वापस आया तो जानकी और अजीज कुछ इस तरह अलाहिदा अलाहिदा बैठे थे जैसे उनमें काफी झगड़ा हुआ था। जानकी के गालों पर आंसुओं का मैल था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो इधर उधर की बातों के बाद जानकी ने अपना हैंडबैग उठाया और अजीज से कहा, मैं जाती हूं, लेकिन बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। फिर मुझसे मुखातिब हुई, सादत साहब, इनका ख्याल रखिए, अभी तक बुखार दूर नहीं हुआ। मैं स्टेशन तक उसके साथ गया। ब्लैक मार्केट से टिकट खरीदकर उसे गाड़ी पर बिठाया और घर चला आया। अजीज को हल्का हल्का बुखार था। हम दोनों देर तक बातें करते रहे, लेकिन जानकी का जिक्र ना आया।
तीसरे रोज सुबह 5:30 बजे के करीब मुझे बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। इसके बाद जानकी की लफ्जों को ऊपर तले करती हुई वो अजीज से पूछ रही थी कि उसकी तबीयत अब कैसी है और क्या उसकी गैर मौजूदगी में उसने बाकायदा दवा पी थी या नहीं। अजीज की आवाज मेरे कानों तक न पहुंची, लेकिन आध घंटे बाद, जबकि नींद से मेरी आंखें मूंद रही थीं, अजीज की खफकी आमेज बातों का दबा दबा शोर सुनाई दिया। समझ में तो कुछ ना आया, लेकिन इतना पता चल गया कि वो जानकी से अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा था। सुबह 10 बजे अजीज ने ठंडे पानी से गुस्ल किया और जानकी का गर्म किया हुआ पानी वैसे ही गुस्लखाने में पड़ा रहा। जब मैंने जानकी से इस बात का जिक्र किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहा धोकर अजीज तांगे में असबाब रखवा रहा था। जानकी कमरे में पलंग पर लेटी रही। सहपहर को 3 बजे के करीब जब मैं उसके पास गया तो मालूम हुआ कि उसे बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर बुलाने के लिए बाहर निकला तो अजीज तांगे में असबाब रखवा रहा था। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने मेरे साथ हाथ मिलाया और कहा, बंबई, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। ये कहकर वह एक्के में बैठा और चला गया। मुझे ये बताने का मौका ही न मिला कि जानकी को बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर ने जानकी को अच्छी तरह देखा और मुझे बताया कि उसे ब्रोंकाइटिस है। अगर एहतियात न बरती तो निमोनिया होने का खतरा है। डॉक्टर नुस्खा देकर चला गया तो जानकी ने अजीज के बारे में पूछा। पहले तो मैंने सोचा कि उसे न बताऊं, लेकिन छुपाने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने कह दिया कि चला गया है। यह सुनकर उसे बहुत सदमा हुआ। देर तक वो तकिए में सर देकर रोती रही। दूसरे रोज सुबह 11 बजे के करीब, जबकि जानकी का बुखार 1 डिग्री हल्का था और तबीयत भी किसी कदर दुरुस्त थी, बंबई से सईद का तार आया जिसमें बड़े दुरुस्त लफ्जों में लिखा था, याद रहे कि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। मैं बहुत मना करता रहा, लेकिन वो तेज बुखार ही में पूना एक्सप्रेस से बंबई रवाना हो गई। 5-6 दिनों के बाद नारायण का तार आया, एक जरूरी काम है, फौरन बंबई चले आओ। मेरा ख्याल था कि किसी प्रोड्यूसर से उसने मेरे कॉन्ट्रैक्ट की बात की होगी, लेकिन बंबई पहुंचकर मालूम हुआ कि जानकी की हालत बहुत नाजुक है। ब्रोंकाइटिस बिगड़कर निमोनिया में तब्दील हो गया था। इसके अलावा जब वो पूना से बंबई पहुंची थी तो अंधेरी जाने के लिए चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए गिर पड़ी थी, जिसके बाइस उसकी दोनों रानें बहुत बुरी तरह छिल गई थीं। जानकी ने इस जिस्मानी तकलीफों को बड़ी बहादुरी से बर्दाश्त किया, लेकिन जब वो अंधेरी पहुंची और सईद ने उसके बंधे हुए असबाब की तरफ इशारा करके कहा, मेहरबानी करके यहां से चलो जाओ, तो उसे बहुत रूहानी तकलीफें हुई। नारायण ने मुझे बताया। सईद के मुंह से ये बर्फ जैसे ठंडे लफ्ज सुनकर वो एक लहजे के लिए बिल्कुल पत्थर हो गई। मेरा ख्याल है उसने थोड़ी देर के बाद ये जरूर सोचा होगा, मैं गाड़ी के नीचे आकर क्यों न मर गई। सादत, तुम कुछ भी कहो, मगर सईद औरतों से जैसा सुलूक करता है बहुत ही नामर्दाना है। बेचारी को बुखार था, चलती रेल से गिर पड़ी थी, और वो भी इस खरजात के पास जल्दी पहुंचने के बाइस। लेकिन इसने इन बातों का ख्याल ही न किया और एक बार फिर उससे कहा, मेहरबानी करके यहां से चली जाओ। उसके लहजे में मंटो किसी जज्बे का इज़हार नहीं था, बस ऐसा था जैसे लाइनोटाइप मशीन से अखबार की एक सतर ढलकर बाहर निकल आए। मुझे बहुत दुख हुआ, चुनांचे मैं वहां से उठकर चला गया। शाम को जब वापस आया तो जानकी मौजूद नहीं थी, लेकिन सईद पलंग पर बैठा रम का गिलास सामने रखे एक नज्म लिखने में मसरूफ था। मैंने उससे कोई बात न की और अपने कमरे में चला गया। दूसरे रोज स्टूडियो से मालूम हुआ कि जानकी एक एक्स्ट्रा लड़की के घर खतरनाक हालत में पड़ी है। मैंने स्टूडियो के मालिक से बात की और उसे अस्पताल भिजवा दिया। कल से वहीं है, बताओ अब क्या किया जाए। मैं तो उसे देखने जा नहीं सकता, इसीलिए कि वो मुझसे नफरत करती है। तुम जाओ और देखकर आओ किस हालत में है। मैं अस्पताल गया तो उसने सबसे पहले अजीज और सईद के मुताल्लिक पूछा। जो सुलूक उन दोनों ने उसके साथ किया था, उसके बाद उसके पुरखुलूस इस्तिफसार ने मुझे बहुत मुतस्सिर किया। उसकी हालत नाजुक थी। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि दोनों फेफड़ों पर वर्म है और जान का खतरा है, लेकिन मुझे हैरत है
कि जानकी इतनी बड़ी तकलीफ मर्दाना वार बर्दाश्त कर रही थी। अस्पताल से लौटा और स्टूडियो में नारायण को तलाश किया तो मालूम हुआ वो सुबह ही से गायब है। शाम को जब वो घर वापस आया तो उन्हें मुझे 3 छोटी छोटी शीशियां दिखाईं जिनका मुंह रबड़ से बंद था। जानते हो ये क्या है? मैंने कहा, मालूम नहीं, इंजेक्शन से लगते हैं। नारायण मुस्कुराया, इंजेक्शन ही है लेकिन पेंसिलिन के। मुझे सख्त हैरत हुई क्योंकि पेंसिलिन उस वक्त बहुत ही कलील मिकदार में तैयार होती थी। अमेरिका और इंग्लिस्तान में जितनी बनती है थोड़ी थोड़ी मिलिट्री अस्पतालों में तकसीम कर दी जाती थी। चुनांचे मैंने नारायण से पूछा, ये तो बिल्कुल नायाब चीज है, तुम्हें कैसे मिल गई? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बचपन में घर की तिजोरी खोलकर रुपये चुराना मेरे बाएं हाथ का काम था। आज दाएं हाथ से मिलिट्री हॉस्पिटल का रेफ्रिजरेटर खोलकर मैंने ये 3 बल्ब चुराए हैं। चलो जल्दी करो, जानकी को अस्पताल से होटल में ले चले। टैक्सी लेकर मैं अस्पताल गया और जानकी को इस होटल में ले गया जिसमें नारायण 2 कमरों का पहले ही बंदोबस्त कर चुका था। जानकी ने मुझसे कई बार नहीफ आवाज में पूछा कि मैं उसे होटल में क्यों लाया हूं। हर बार मैंने यही जवाब दिया, तुम्हें मालूम हो जाएगा। और जब उसे मालूम हुआ, यानी जब नारायण सिरिंज हाथ में लिए उसे टीका लगाने के लिए इस कमरे में आया, तो नफरत से एक तरफ उसने मुंह फेर लिया और मुंह से कहा, सादत साहब, इससे कहिए चला जाए यहां से। नारायण मुस्कुराया, जाने मन, गुस्सा थूक दो, यहां तुम्हारी जान का सवाल है। जानकी को तैश आ गया। नकाहत के बावजूद उठकर बैठ गई। सादत साहब, मैं जाती हूं यहां से, या आप इस हरामखोर को निकालिए बाहर। नारायण ने धक्का देकर उसे उल्टा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह हरामजादा तुम्हें इंजेक्शन लगाकर ही रहेगा। खबरदार जो तुमने मुजाहमत की। यह कहकर उसने एक हाथ से मजबूती के साथ जानकी का बाजू पकड़ा। सिरिंज मुझे देकर उसने स्प्रिट में रुई भिगोई और उसका डंटर साफ किया। इसके बाद रुई मुझे देकर उसने सिरिंज की सुई उसके बाजू की मछली में दाखिल कर दी। वो चीखी, लेकिन पेंसिलिन उसके जिस्म में जा चुकी थी। जब नारायण ने जानकी का बाजू अपनी मजबूत गिरफ्त से अलहदा किया तो उसने रोना शुरू कर दिया। नारायण ने उसकी बिल्कुल परवाह न की और स्पिरिट लगी रुई से इंजेक्शन वाला हिस्सा पोंछकर दूसरे कमरे में चला गया। पहला इंजेक्शन रात के 9 बजे दिया था, दूसरा 3 घंटे बाद देना था। नारायण ने मुझे बताया, अगर 3 के 3.5 घंटे हो गए तो पेंसिलिन का असर बिल्कुल जायल हो जाएगा। चुनांचे वो जागता रहा। तकरीबन 11:30 बजे उसने स्टोव जलाया, सिरिंज उबाली और उसमें दवा भरी। जानकी खरखराहट भरे सांस ले रही थी, आंखें बंद थीं। नारायण ने दूसरे बाजू को स्प्रिट से साफ किया और सिरिंज की सुई अंदर खबू दी। जानकी के होठों से पतली सी चीख निकली। नारायण ने दवा जिस्म के अंदर भेजकर सुई बाहर निकाली और स्पिरिट से इंजेक्शन वाली जगह साफ करते हुए मुंह से कहा, अब तीसरा 3 बजे। मुझे मालूम नहीं उसने तीसरा चौथा इंजेक्शन कब दिया, लेकिन जब बेदार हुआ तो स्टोव जलने की आवाज आ रही थी और नारायण होटल के बैरे से बर्फ के लिए कह रहा था क्योंकि उसे पेंसिलिन को ठंडा रखना था। 9 बजे 5वां इंजेक्शन देने के लिए जब हम दोनों जानकी के कमरे में गए तो वो आंखें खोले लेटी थी। उसने नफरत भरी निगाहों से नारायण की देखा, लेकिन मुंह से कुछ न कहा। नारायण मुस्कुराया, क्यों जाने मन, क्या हाल है? जानकी खामोश रही। नारायण उसके पास खड़ा हो गया। ये इंजेक्शन जो मैं तुम्हें दे रहा हूं इश्क के इंजेक्शन नहीं, तुम्हारा निमोनिया दूर करने के इंजेक्शन है, जो मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल से बड़ी सफाई के साथ चुराए हैं। लो, अब जरा उल्टी लेट जाओ और कूल्हे पर से शलवार को जरा नीचे खिसका दो। कभी लिया है यहां इंजेक्शन? यह कहकर उसने जानकी के कूल्हे पर एक जगह गोश्त के अंदर उंगली खुबोई। जानकी की आंखों में मरूब सी नफरत पैदा हुई। जब उसने करवट बदली तो नारायण ने कहा, शाबाश। पेशतर इसके कि जानकी कोई मुजाहमत करे, नारायण ने एक हाथ से उसकी शलवार नीचे खिसकाई और मुझसे कहा, स्प्रिट लगाओ। जानकी ने टांगें चलाना शुरू की तो नारायण ने कहा, जानकी, टांगे वांगे मत चलाओ, मैं इंजेक्शन लगा के रहूंगा। गज की 5वां इंजेक्शन दे दिया गया। 15 और बाकी थे।
जो नारायण को हर 3 घंटे के बाद देने थे, और ये 45 घंटे का काम था। 5 इंजेक्शन से गोजानकी को बज़ाहिर कोई नुमाया फायदा नहीं पहुंचा था, लेकिन नारायण को पेंसिलिन के एजाज का यकीन था और उसे पूरी पूरी उम्मीद थी कि वो बच जाएगी। हम दोनों बहुत देर तक इस नई दवा के मुतल्लिक बातें करते रहे। 11 बजे के करीब नारायण का नौकर मेरे नाम एक तार लेकर आया। पूना से था। एक फिल्म कंपनी ने मुझे फौरन बुलाया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। 10-15 दिनों के बाद कंपनी ही के काम से मैं बंबई आया। काम खत्म करके जब मैं अंधेरी पहुंचा तो सईद से मालूम हुआ कि नारायण अभी तक होटल ही में है। होटल बहुत दूर शहर में था, इसलिए रात में वहीं अंधेरी में रहा। सुबह 8 बजे वहां पहुंचा तो नारायण के कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर दाखिल हुआ तो कमरा खाली पाया। दूसरे कमरे का दरवाजा खोला तो एकदम आंखों के सामने कुछ हुआ। जानकी मुझे देखते ही लिहाफ के अंदर घुस गई और नारायण जो उसके साथ लेटा था मुझे वापस जाते देखकर कहा, आओ मंटो आओ। मैं हमेशा दरवाजा बंद करना भूल जाता हूं। आओ यार, बैठो इस कुर्सी पर, लेकिन यह जानकी की शलवार दे देना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी सुनो को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।